नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे 5वें वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन का भारतीय इतिहास कर रहे हैं। यह हमारा 5वां सीरीज़ होगा। पिछले 4 सीरीज़ में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को देख लिया था, तो इसमें हम लोगों ने पूरा प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया था। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे कितना दूर तक जा सकते हैं। कोशिश करेंगे इसे भी जल्द से जल्द समाप्त करने का। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट इस पर आए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें आपके लिए और आपके परीक्षा में ये उपयोगी हो। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग आगे अच्छे से पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस बढ़िया से दे सकें। इसलिए मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसे कम से कम 2-3 बार जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला रहेगा भारत में मुस्लिम आक्रमण। तो यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू हो गया। पहला इसमें है भारत का मुस्लिम आक्रमण। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। आप लोग जाइए उसको चेक कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने बिहार विशेष घटना चक्र कर लिया है। तो अगर आप लोग में कोई बीपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसे भी जाकर चेक कीजिएगा बिहार विशेष पर। उसमें भी हम लोगों ने पूरा घटना चक्र बुक किया है। और इटेरिया करंट अफेयर हम लोगों ने कर लिया। तो अगर करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को किसी देखना है तो आप लोग जाइए, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसमें हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक। अगर आप लोग को किन्हीं को ज्वाइन करना है तो आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसमें हम लोग आपको डेली नोटिफिकेशन दिया जाएगा वीडियो के बारे में। तो इसमें चलिए पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, भारत में मुस्लिम आक्रमण। इसका पहला प्रश्न ये रहा, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? तो 1850 ईस्वी में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? तो 570 ईस्वी में। मक्का कहाँ है? तो यह है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था कब? तो अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था अरबों ने। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई वर्ष नहीं हुआ था। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, विशेष आप इसे पढ़ सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुई थी? तो यह हुई थी 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुई थी? तो यह हुई थी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन? तो यह थे अरब के। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कहाँ के? तो अरब के। मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का? तो यह था अरब का। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरब का। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो यह थी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी कौन सी? तो अरोड़। इनमें से कौन गजनी राजवंश के संस्थापक था? तो यह था अल्पतगिन। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगिन था। यहाँ पे कथन कारण है मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका आंसर रहेगा सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। मोहम्मद का गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यह बिल्कुल सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, यह गलत है। इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तो यह हुआ था विद्याधर। इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तो यह थे विद्याधर। मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यह थे उतबी। मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो यह थे उतबी। शहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है? तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। शहनामा के लेखक कौन थे? तो यह थे फिरदौसी। शहनामा के लेखक कौन थे? तो यह थे फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? तो यह था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यह थे अलबरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो यह थे अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था कब? तो आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अलबरूनी भारत आया था कब? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था कौन? तो यह थे अलबरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो अलबरूनी थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यह गलत है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत
से प्रभावित था, यह बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, यह भी बिल्कुल सही है। वह त्रिकोणमिति की विशेषज्ञ था, यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, तो यह थे भीमदेव। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, तो यह थे भीमदेव। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो यह थे महमूद गजनी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया था, तो यह थे महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया में किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, तो यह थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया में किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, तो यह थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया, तो यह थे भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो यह थे भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो यह थे चंदावर का युद्ध 1194। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तो यह था चंदावर का युद्ध 1194। निम्न में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, यह था जयचंद। निम्न में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, यह था जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, तो यह था जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, तो यह था जयचंद। युद्ध जिसमें भारत के मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यह था तराइन का द्वितीय युद्ध। निम्न नामों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करने व नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर प्राप्त करें, तो इसका आंसर रहेगा बी 2 3 1 4। देखते हैं, पहले मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खान और फिर तैमूर। फिर से पहले मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खान, फिर तैमूर। किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो यह है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो यह है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो यह थे बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो यह थे बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो यह था बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो यह था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने, तो यह था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। फिर से भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इसका आंसर रहेगा ए, दोनों सही है और वो उसका सही व्याख्या कर रहा है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है, तो यह मिलती है दासपुर शिलालेख से। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है, तो यह मिलती है दासपुर शिलालेख से। तो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन खत्म हुआ, अब शुरू होगा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। तो मैं शुरू करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिल सके। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह है मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह है मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद पर तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है कहाँ, तो दिल्ली एवं अजमेर में। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है कहाँ, तो दिल्ली एवं अजमेर में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कौन सी, तो यह थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी, तो लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो यह हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो चौगान की क्रीड़ा
के दौरान आश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो यह था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो यह था इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो यह था इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो यह था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो यह थी दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन से इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो यह थी दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो यह थे बलबन। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो यह थे बलबन। यह थे इल्तुतमिश। सी ऑप्शन। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था? यह था इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो यह कहा गया इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमण चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो यह आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? तो यह आया था इल्तुतमिश के काल में। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन था? तो यह था ये ऑप्शन इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान के समकालीन था? तो यह था इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो यह था इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो यह था इल्तुतमिश। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो यह था तेमुचीन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो यह था तेमुचीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुँच गया था। यह बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुँच गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह था तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो यह था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम खालिस्तान बलबन था, तो यह था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो यह थे बलबन। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह थे बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह थे बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह थे बलबन। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। बलबन ने अपनी शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। बलबन ने अपनी शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है, मगर वह व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की किसकी? तो जिले इलाही की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की जिले इलाही की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो यह था बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो यह था बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था? तो यह था बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था? तो यह था बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यह बिल्कुल गलत है। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह बिल्कुल सही है। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रारंभ किया,
प्रभाव समाप्त किया, यह भी सही है। उसने बंगाल के विद्रोह को दबाया, यह भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो यह था बलबन। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो यह था बलबन। तो यहाँ पे वह भी समाप्त हुआ। अब शुरू होगा खिलजी वंश। तो यह खिलजी वंश शुरू करने से पहले मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो यह थे अलाउद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो यह थे अलाउद्दीन। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो यह थी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? यह थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो यह थे जाफ़र खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो यह थे जाफ़र खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है क्योंकि जो जाता है उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान था, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जा में करना चाहता था। तो इसका आंसर सी ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं। अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का अभियान था, कारण यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। तो इसका आंसर सी ए सही है परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो यह थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो यह था रामचंद्र देव। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची को। तो रणथंभौर हो जाएगा, हमीरदेव, चित्तौड़ हो जाएगा, राणा रतन सिंह, देवगिरी हो जाएगा, राजा राय रामचंद्र और गुजरात हो जाएगा करणदेव। फिर से रणथंभौर हो जाएगा, हमीरदेव, चित्तौड़ हो जाएगा राणा रतन सिंह, देवगिरी हो जाएगा राजा राय रामचंद्र और गुजरात हो जाएगा कर्णदेव। डी ऑप्शन 3 4 2 1। यहाँ पे दिए गए मानचित्र का ध्यान दीजिए। तो यह मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो यह थे मलिक काफूर। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग के अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो यह थे मलिक काफूर। किस सुल्तान ने के काल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुए थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक। बी और सी दोनों हो जाएगा इसमें। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ए और बी दोनों। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? यह थे अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने ज़मीन की फसल के नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर देखना है कौन सा है। तो अपने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, यह बिल्कुल सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, यह बिल्कुल गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर से उसने कृषक ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, यह बिल्कुल सही है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपना राज्य भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, यह बिल्कुल सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कामगारों को कम वेतन देना चाहता था, यह बिल्कुल गलत है।
निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो यह थी रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो यह थी रावी नदी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देवगिरी शंकरदेव, यह बिल्कुल सही है। वारंगल रामचंद्र देव, यह गलत है। होयसल बीर बल्लाल, यह बिल्कुल सही है। और मथुरा बीर पांडे, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत हो जाएगा वारंगल रामचंद्र देव। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित कर दिया था? तो यह थे मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित कर दिया था? तो यह थे मुबारक खिलजी। तो यहाँ पे खिलजी वंश समाप्त हुआ। अब शुरू होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश समाप्त शुरू करने से पहले मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। पहला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में किसने तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह थे गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो यह था गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक था? तो यह था तुगलक वंश का संस्थापक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो यह था तुगलक वंश का संस्थापक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह थे गयासुद्दीन तुगलक। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो यह थे तुगलक वंश। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? तो यह थे तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया था? तो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो यह ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए? तो यह ले गया दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो यह दिया था आदेश सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो यह दिया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया?
तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो यह इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। यह बिल्कुल गलत है। फिर से कथन कारण आ गया। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और आर सही व्याख्या है ए की। फिर से मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुआ। यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यह बिल्कुल सही और यह सही व्याख्या करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मूर देश के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह निवासी था मोरक्को का। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो यह था मोरक्को का। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह दिया है इब्न बतूता ने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता ने दिया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो यह दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो यह दफन है नालंदा में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के मुस्लिम शासक का निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई व उन्हें राज्य से। तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, वह था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जगह डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित करवाया था। वैसे मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलाम का एक अलग विभाग स्थापित करवाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों में सबसे बड़ा जल का निर्णय करने के लिए प्रसिद्ध हुआ, नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था कौन?
तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान का सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था हुआ था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। हक़ ऐशर अथवा सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। हक़ ऐशर अथवा सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे तो यह थे फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था तो यह लाया था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था तो यह लाया था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस आदेश से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उनसे दोनों संप्रदायों के लोग में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसके दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकेगी तो यह थे फिरोज शाह तुगलक। एक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन तो फिरोज शाह तुगलक। एक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक था कौन तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था तो यह था एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था तो एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था तो यह था नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा तो यह था नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत में आक्रमण किया था तो यह था 1398। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था यह था 1398। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश के राज स्थापित हुआ तो यह हुआ था सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ तो यह हुआ था सैयद वंश। निम्न को उनके कालानुसार क्रमबद्ध कीजिए तो इसमें पहला हो जाएगा रुकनुद्दीन, फिर हो जाएगा मुबारक खान, फिर हो जाएगा फिरोज तुगलक और फिर हो जाएगा आलम शाह। सी ऑप्शन 1 2 3 4। पहला हो जाएगा रुकनुद्दीन, फिर हो जाएगा मुबारक खान, फिर हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिर हो जाएगा आलम शाह। तो यहाँ पर तुगलक वंश से समाप्त हुआ। अब शुरू होगा लोधी वंश। तो मैं इसे शुरू करने से पहले फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे तो यह थे लोधी वंश। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे तो यह थे लोधी। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों का शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है तो इसका आंसर हो जाएगा सी बहलोल खान लोधी, फिर हो जाएगा सिकंदर लोधी, फिर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है तो इसमें पहला हो जाएगा बहलोल खान लोधी, फिर हो जाएगा सिकंदर शाह, फिर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। दिए गए मानचित्र किस लोधी सल्तनत से संबंधित है और मानचित्र में से ए से चिन्हित स्थान किस नगर के निरूपित करता है तो यह करता है ए ऑप्शन बहलोल लोधी जौनपुर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था तो यह था खतौली का युद्ध। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था यह था खतौली का युद्ध। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा है तो यह है सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा है तो यह है सिकंदर लोधी। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है तो यह है सिकंदर लोधी को। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है तो यह है सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी तो यह था सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी तो सिकंदर लोधी ने की थी।
निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की है? तो यह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? यह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो यह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो यह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो यह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो यह है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित वंशों में ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो पहले हो जाएगा गुलाम वंश, फिर हो जाएगा खिलजी वंश, फिर हो जाएगा सैयद वंश, फिर हो जाएगा लोधी वंश। डी ऑप्शन 4 1 3 2। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो यह इब्राहिम लोधी। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो यह इब्राहिम लोधी, बल्कि बलबन इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के थे। तो यहाँ पे लोधी वंश समाप्त हुआ। अब शुरू होगा विजयनगर साम्राज्य। तो आइए विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? तो यह थे हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन? तो हरिहर एवं बुक्का। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो यह थे विजयनगर राज्य की। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो यह थे विजयनगर राज्य की। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए स्थान पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो यह है हरिहर प्रथम। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण समस्त भूमि उस देवता की है? तो यह हरिहर प्रथम। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री थी कौन? तो यह है गंगा देवी। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान की वर्णन करने वाली कवियत्री थी कौन? तो यह है गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जो बहमनियों से गोवा को छीना था? तो यह थे हरिहर द्वितीय। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो यह थे हरिहर द्वितीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन देखना है। नरसिंह सुलभ ने संगम वंश के अंत किया और उसने राजसिंहासन छीनकर सुलभ वंश के आरंभ किया। यह बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राजसिंहासन छीना। तो यह भी बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। यह बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उसके अर्ध भाई अच्युतदेव राय थे। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। फिर से नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राजसिंहासन छीनकर सुलभ वंश का आरंभ किया। यह बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राजसिंहासन छीना। यह बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। यह बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युतदेव राय थे। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह लड़ा था कुली कुतुब शाह से। कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह थे कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यह थे 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यह थे 8 तेलुगु कवि। इनमें से किसने आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कृष्णदेव राय को। इनमें से किसने आंध्रभोज कहा जाता है? तो यह है कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किस राजा संबंधित है? तो यह है कृष्णदेव राय से। अष्टदिग्गज किस राजा संबंधित है? तो यह है कृष्णदेव राय से। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो यह था तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो यह था तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो यह था नगलपुर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो यह था नगलपुर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त मलयद ग्रंथ की रचना की, यह बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। फिर से विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को अमुक्त मलयद ग्रंथ की रचना की, यह बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था देवराज द्वितीय के राज्यकाल में। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था देवराज द्वितीय के राज्यकाल में। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। निकोलो कांटी कौन था? तो यह था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कांटी कौन था? तो यह था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी? तो यह निपुण थी कुश्ती में, ज्योतिषशास्त्र में, लेखन करण में और भविष्यवाणी में। डी ऑप्शन 1 2 3 4 4 हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात था? तो यह था नन्हे और टिकन। सी ऑप्शन 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात था? तो यह था नन्हे और टिकन। सी ऑप्शन 3 और 4। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका? तो विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसका? तो विजयनगर राज्यों का। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल से में सक्रिय था? तो यह सक्रिय था विजयनगर राज्यकाल में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय था? तो यह सक्रिय था विजयनगर राज्यकाल में। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो यह गुजर गए हैं कृष्णदेव राय के। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो यह है कृष्णदेव राय। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह था तालीकोटा का युद्ध। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदगढ़ तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो उस 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 1565 में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह था वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह था वेंकट द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह था भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, यह बिल्कुल सही है। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित होती थी, यह बिल्कुल सही है। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, औद्योगिक कर देते थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है हम्पी। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीनतम राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है हम्पी में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो यह है बुक्का प्रथम। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो यह था बुक्का प्रथम। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो यह थे देवराज द्वितीय। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो यह थे देवराज द्वितीय। किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण में एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो यह था विजयनगर। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर के निर्माण में एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो यह था विजयनगर।
प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तीर्थस्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो यह है हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षिण स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो यह है हम्पी में। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ। अब शुरू होगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन शुरू करने से पहले मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम के अनुसरण नहीं करता था। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह थे तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह थे तुर्क वर्ग के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभावी को अमीर कहा जाता था। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा एक, केवल एक सही। फिर से दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमीर कहा जाता था। यह बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा सी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती यह व्यवस्था नहीं थी। बाकी इक्ता एक राजस्व एकीकृत करने की व्यवस्था थी। यह बिल्कुल सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। यह बिल्कुल सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पाते थे। यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा सी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। यह ऑप्शन गलत है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है? तो यह है परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है? तो पहला होगा परगना, फिर होगा सरकार, फिर होगा सूबा। दिल्ली सल्तनत के दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? यह थे बलबन। दिल्ली सल्तनत के दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है दीवान ए रियासत बलबन। डी ऑप्शन यह गलत है। बाकी दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक यह बिल्कुल सही है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान ए रियासत बलबन गलत है। निम्नलिखित युगों में कौन सही रूप में सुमेलित है? तो दीवान बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक यह बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन। दीवान बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक यह बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन। सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह था कृषि से। सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सी ऑप्शन कृषि से। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। फिर यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित, दीवान रियासत यह जगह धार्मिक मुद्दों से संबंधित, फिर दीवान इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवान वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। दीवान अर्ज हो जाएगा सेना विभाग से संबंधित, दीवान रियासत हो जाएगा धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवान इंशा हो जाएगा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवान वजारत हो जाएगा वित्तीय मामले से संबंधित। डी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो संबंधित था रक्षा विभाग से। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यह तुगलक काल से। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यह हुआ तुगलक के समय में। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था किसका? तो यह फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था किसका? तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसमें जो है खराज, उष्म और मुक्तई। डी ऑप्शन 1, 3 और 4। खराज, उष्म और मुक्तई। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह थे इल्तुतमिश। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? यह थे इल्तुतमिश।
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? तो यह था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? तो यह था चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था किस पे? तो ये लगाया जाता था सिंचाई पे। सर्व कर लगाया जाता था किस पे? सिंचाई पर। जब्ती का संबंध किससे था? तो यह था राज्य कानून से। जब्ती का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। हदीस है एक क्या? तो इस्लामिक कानून। हदीस है एक क्या? इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था क्या? तो यह था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अत्यधिक राशि। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो यह है डी ऑप्शन 2 और 4, मतलब जितल और टंका। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो 2 और 4, जितल और टंका। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी के सिक्के चलाया था? तो यह थे इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी के सिक्के चलाया था? तो यह था इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी के सिक्के टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो यह था इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो यह था इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टंका शासगनी एवं जितल किन धातुओं के थे? तो यह था चांदी और तांबा का। सल्तनत काल में सिक्के टंका शासगनी एवं जितल किन धातुओं का था? तो यह था चांदी एवं तांबा का। किसके सिक्कों पर बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो यह हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके सिक्कों पर बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो यह हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह। तो आइए अगला सेक्शन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। तो अब तक आप लोग उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था 12वीं शताब्दी से। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। इनमें से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो यह था सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो यह था सिकंदर लोदी। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली का निर्माण में निर्मित हुआ था, यह था बलवन का मकबरा। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, यह था बलवन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यता है? तो यह है बलवन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृष्टित है? तो यह है बलवन का मकबरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही कालानुक्रम में जिनसे इनका निर्माण हुआ, तो इसमें देखना पहला होगा कुतुब मीनार, फिर हो जाएगा तुगलकाबाद किला, फिर हो जाएगा लोधी गार्डन, फिर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। बी ऑप्शन 3, 1, 2, 4। पहला जाएगा कुतुब मीनार, फिर हो जाएगा तुगलकाबाद किला, फिर होगा लोधी गार्डन, फिर होगा फतेहपुर सीकरी। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन? तो अत्रि कवि। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन? तो अत्रि कवि। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था सल्तनत काल में किसका? तो राणा कुंभा में। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था सल्तनत काल में तो राणा कुंभा में। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जाएगा ए ऑप्शन अजमेर, कुतुबुल इस्लाम, यह गलत है। बाकी जौनपुर अटाला मस्जिद सही है। मालवा जहाज महल, यह बिल्कुल सही है। गुलबर्गा जामा मस्जिद, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अजमेर कुतुबुल इस्लाम गलत है। फिर यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है वास्तु शैली और संबंधित राजवंश। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, यह हो जाएगा खिलजी वंश से। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, यह हो जाएगा तुगलक वंश से। स्तंभों में वेदी गोई का प्रयोग, यह हो जाएगा विजयनगर से। और झुकी दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, यह हो जाएगा सरगी से। तो यहाँ पे दिया हुआ है वास्तुशैली और वास्तुशैली और संबंधित राजवंश, यह देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत का साहित्य। तो पहला प्रश्न, किताब उल हिंद रचना
का प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो यह था अल-बरूनी। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो अल-बरूनी था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो एटा में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो एटा में। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो यह हुआ था पटियाली में। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो पटियाली में। निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो यह अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो यह अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगणी भूमिका निभाई थी? तो यह निभाई थी खड़ी बोली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में। निम्नलिखित में से किसे ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। चलिए आप लोग इससे विवरण में पढ़ सकते हैं डिस्कशन बॉक्स में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो ये संबंधित था गयासुद्दीन बलबन के समय से। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो यह था गयासुद्दीन बलबन। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो एक खाली स्थान थे, क्या थे? ये तीनों मतलब कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। अमीर खुसरो एक थे क्या? कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन? तो अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन? तो अमीर खुसरो। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे कौन? तो अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे कौन? तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? तो यह है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन एक फारसी प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया था? यह थे अमीर खुसरो। यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर देखना कौन सा कथन सही है। तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीत का संग्रह किताब एन नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। ये बिल्कुल सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। फिर से हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों के संग्रह किताब एन नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखे गए। यह बिल्कुल सही है। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो यह है मिनहाजुस सिराज। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाजुस सिराज हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इससे पहले हो जाएगा किताब उल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हो जाएगा तबकात नासरी और फिर फतवा ए जहांदारी। डी ऑप्शन 3, 2, 4, 1। फिर से किताब उल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हो जाएगा तबकात नासिर, फिर हो जाएगा फतवा ए जहांदारी। इन भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो यह है फारसी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो यह था फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन सांस्कृतिक ग्रंथ में होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो जयाउद्दीन बरनी हो जाएगा, तारीख़ फिरोज शाही, फिर हसन निज़ामी हो जाएगा, ताजुल मशीर निज़ाम, मिनहाज उस सिराज हो जाएगा, तबकात नासरी और हो जाएगा याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही। फिर से जयाउद्दीन बरनी हो जाएगा, तारीख़ फिरोज शाही, हसन निज़ामी हो जाएगा, ताजुल मशीर निज़ामुल सियाज हो जाएगा, मिनहाजुल सिराज, तबकात नासरी और याहिया बिन अहमद हो जाएगा, तारीख़ मुबारक शाही। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है। अगला प्रश्न ताजुल मशीर हो जाएगा, हसन निज़ामी, खजाइन उल फतूह
यह हो जाएगा अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही हो जाएगा याह्या बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ए जहादारी हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ताजुल मशीर हो जाएगा हसन निज़ामी। ख्वाजा उल फतू हो जाएगा अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही हो जाएगा याह्या बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ए जहादारी हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन थे? तो यह थे शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बरनी। ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़ शाही के रचनाकार कौन थे? तो शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ और जियाउद्दीन बरनी दोनों। यहाँ पे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें पहला हो जाएगा तारीख़ हिंद। तारीख़ हिंद लिखा गया था अलबरूनी के द्वारा। फिर तारीख़ दिल्ली हो जाएगा खुसरो। फिर रहेला हो जाएगा इब्न बतूता। और तबक़ात नासिर हो जाएगा मिनहाज। सी ऑप्शन 4 3 1 2। फिर से तारीख़ हिंद हो जाएगा अलबरूनी। तारीख़ दिल्ली हो जाएगा खुसरो। रहेला हो जाएगा इब्न बतूता। और तारीख़ नासिर हो जाएगा मिनहाज। फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए अगला प्रश्न दिया 25 नंबर। इसमें हो जाएगा हक़ाइक़ ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी तहज़ुबी अखलाक इब्न मिशकाविया कुजुंग तिजार। यह हो जाएगा बैलक अल कवाइकी। और जमामुल हिकायत यह हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद आफ़ी। ए ऑप्शन 3 1 4 2। फिर से हक़ाइक़ ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी तहज़ीबुल अखलाक यह हो जाएगा इब्न मिशकाविया। और कुंजुल तिजार हो जाएगा बैलक अल कवाइकी। फिर जवामुल हिकायत हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। अगला प्रश्न फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? तो अमीर हसन सिज ने। फिर से फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? तो अमीर हसन सिजजी ने। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य में हिंदू मुस्लिम गान विद्या का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो यह है सितार। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो यह है सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? तो यह था अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? तो अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यह है राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत के एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो यह है राणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित हैं? तो इसमें देखना सही सुमेलित युगम कौन सा है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन पांडुरिक विट्ठल रागमाला। पांडुरिक विट्ठल रागमाला। यहाँ पे देखिए फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो रागमाला हो जाएगा पांडुरिक विट्ठल। रास कैमुदी हो जाएगा श्रीकंठ। राग विबोध हो जाएगा सोमनाथ। और चतुर्डंगी प्रकाशी हो जाएगा वेंकटरमन। ए ऑप्शन 3 4 1 2। फिर से रागमाला हो जाएगा पांडुरिक विट्ठल। रास कैमुदी हो जाएगा श्रीकंठ। राग विबोध हो जाएगा सोमनाथ। और चतुर्डंगी प्रकाशिका हो जाएगा वेंकटरमन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वह था कौन? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वह था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन भी खत्म हुआ। अब होगा दिल्ली सल्तनत का विविध सेक्शन शुरू। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया किसने? तो तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया किसने? तो तुर्कों ने। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है फिरोज तुगलक। यह हो जाएगा नौरोज। फिरोज तुगलक हो जाएगा नहरों का निर्माण। फिर हो जाएगा बलबन। यह हो जाएगा दीवान रियासत। अलाउद्दीन हो जाएगा। एक मिनट फिर से देखते हैं। फिरोज तुगलक हो जाएगा नहरों का निर्माण। बलबन हो जाएगा नौरोज। अलाउद्दीन हो जाएगा दीवान रियासत। और जहांगीर हो जाएगा सर थॉमस रो। फिर से फिरोज तुगलक हो जाएगा नहरों का निर्माण। बलबन हो जाएगा नौरोज। अलाउद्दीन हो जाएगा दीवान रियासत। और जहांगीर हो जाएगा सर थॉमस रो। बी ऑप्शन 3 2 1 4। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही मामलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? न्यासुद्दीन खुसरो शाह में।
निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान के किस सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? यह थे नसीरुद्दीन खुसरो शाह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल रजाक तुर्की, या गलत है। बाकी इब्न बतूता मोरक्को सही है। मार्को पोलो इटली, यह भी सही है। नुनूज पुर्तगाल, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब्दुल रजाक तुर्की, यह गलत है। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 3 1 2 4। पहले हो जाएगा अलबरूनी, फिर हो जाएगा इब्न बतूता, फिर हो जाएगा ट्रेबर्नियर और फिर हो जाएगा मनुची। फिर से पहले हो जाएगा इब्न बतूता, फिर हो जाएगा पहले हो जाएगा अलबरूनी, फिर हो जाएगा इब्न बतूता, फिर हो जाएगा ट्रेबर्नियर और फिर हो जाएगा मनुची। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो यह कहलाते थे उलेमा। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो यह थे उलेमा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग का आरंभ सूचना किसके द्वारा की गई थी? यह थे सदारुद्दीन मोहम्मद औफी। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग के प्रारंभ सूचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह थे सदारुद्दीन मोहम्मद औफी। निम्न व्यक्तियों में भारत के विभिन्न समय पर राज्य किए उनके राज्य का सही कालानुक्रम का नीचे दिए गए कोट का सही की सहायता से चयन कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा कब आया था। तो इसमें होगा सी ऑप्शन 4 3 1 2। पहले हो जाएगा रजिया सुल्तान, फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर हो जाएगा शेरशाह, फिर हो जाएगा अकबर। पहले रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह, फिर अकबर। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो चंडावाड़ का युद्ध हो जाएगा 1194 में। तैमूर का आक्रमण हो जाएगा 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1556 में। और घाघरा का युद्ध हो जाएगा 1529 में। डी ऑप्शन 2 1 4 3। फिर से चंदावर का युद्ध हो जाएगा 1194। तैमूर का आक्रमण हो जाएगा 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1556 में। और घाघरा का युद्ध हो जाएगा 1529 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चांद बीबी अवध, यह गलत है। बाकी बहादुर शाह गुजरात, यह बिल्कुल सही है। रजिया सुल्तान दिल्ली सही है। बाज बहादुर मालवा, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन चांद बीबी अवध गलत है। निम्नलिखित घटनाओं के पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 3 2 4 3 1। तो पहले हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर हो जाएगा फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर हो जाएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर हो जाएगा विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। 2 4 3 1। पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर विजयनगर का कृष्णदेवराय का शासनकाल। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा पहले ए ऑप्शन 4 3 2 1। पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगानपुर षड्यंत्र, फिर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। फिर से पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर अफगानपुर षड्यंत्र, फिर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगातार 30 वर्ष की व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वही यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो यह है इब्न बतूता। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चल कर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो यह है इब्न बतूता। नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरे और उनके वितरित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन युगम सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहसन। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो यह है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो यह है खिलजी वंश। आइन उल मुल्क मुल्तानी इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो यह थे इल्तुतमिश। आइन उल मुल्क
मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो यह थे इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो यह है जौहर प्रथा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो यह है जौहर प्रथा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यह थे हेमचंद्र सूरी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यह है हेमचंद्र सूरी। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1192 ईस्वी सन, 1757 ईस्वी सन। कलिंग का युद्ध हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा 1576 ईस्वी सन। और तराइन का युद्ध हो जाएगा 1192 ईस्वी सन। फिर से प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757 ईस्वी सन। कलिंग का युद्ध हो जाएगा 661 ईस्वी पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा 1576 ईस्वी सन। और तराइन का युद्ध हो जाएगा 1192 ईस्वी पूर्व ईसा सन। यहाँ पे अगला प्रश्न फिर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो अकबर हो जाएंगे, आईने दहशाला, मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश हो जाएगा, चहलगानी अमीर और शेरशाह हो जाएगा सड़क ए आजम। फिर से अकबर हो जाएगा, आईने दहशाला, मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश हो जाएगा, चहलगानी अमीर और शेरशाह हो जाएगा सड़क ए आजम। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाहना का लेखक किस संदर्भ में मिलता है? तो यह है जूता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाहना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो यह है जूता के संदर्भ में। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, किसका? तो मक्का का। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, किसका? तो मक्का का। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिक पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह होते थे ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यह होते थे ग्राम मुखिया के लिए। तो यहाँ पे हमारा यह सेक्शन भी समाप्त होता है। अब अगला सेक्शन शुरू होगा, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को शेयर किए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो इस तरह की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किससे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो यह थे जौनपुर। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किससे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो यह था जौनपुर। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? तो यह था जौनपुर। निम्न स्थानों में किससे भारत का सिराज कहा जाता था? तो यह था जौनपुर। जौनपुर स्थान का अंतिम शासक कौन था? तो यह था हुसैन शाह। जौनपुर स्थान का अंतिम शासक कौन था? तो यह था हुसैन शाह। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वह था जौन उल आबदीन। कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता था कौन था? जैनुल आबदीन। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो यह थे जैनुल आबदीन। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो यह थे जैनुल आबदीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है कौन कौन सा? तो यह है बुर्ज, बौद्ध पगोड़ों से समानता और फारसी शैली। तीनों होगा तो बी ऑप्शन 1, 2, 3। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है क्या? तो बुर्ज और बौद्ध पगोड़ा से समानता और फारसी शैली। बी ऑप्शन 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो यह है मुनि जिन विजयशुरी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो यह था मुनि जिन विजयशुरी। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो राणा आमिर मेवाड़ यह सही है, राणा चुंडा मारवाड़ यह भी सही है, मलिक राजा फ़ारूकी या खानदेश यह भी सही है, और मलिक सरवार ख्वाजा जहां मालवा यह गलत है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मलिक सरवार ख्वाजा जहां मालवा यह गलत है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज और वर्तमान क्षेत्र इनमें सही सम्मिलित देखना तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दुर्गर जम्मू। यह बिल्कुल सही है, दुर्गर जम्मू। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो यह थे अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन ने की थी।
बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1347 में। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1347 में। बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह थी गुलबर्ग। बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? तो यह थी गुलबर्ग। दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो यह था हसन गंगू। दक्षिण में बहमनी राज के संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो यह था हसन गंगू। बहमनी राज स्थापित हुआ था 14वीं शताब्दी ईस्वी में। बहमनी राज स्थापित हुआ था 14वीं शती ईस्वी में। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आदिल शाह हो जाएगा बीजापुर, कुतुब शाही हो जाएगा गोलकुंडा, निजामी शाही हो जाएगा अहमदनगर और सरकी शाही हो जाएगा जौनपुर। फिर से आदिल शाही हो जाएगा बीजापुर, कुतुब शाही हो जाएगा गोलकुंडा, निजाम शाही हो जाएगा अहमदनगर और सरकी शाही हो जाएगा जौनपुर। डी ऑप्शन 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उनकी धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? तो यह थे इब्राहिम आदिल शाह। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे? तो यह थे इब्राहिम आदिल शाह। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक था? तो यह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन एक किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक था? तो यह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो यह था अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। वायुग जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो बाज बहादुर मालवा यह सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात यह भी सही है, और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर गलत है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो यह है हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा होयसल द्वार समुद्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। होयसल द्वार समुद्र। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो यह थी होयसल की राजधानी। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो यह थी होयसल की राजधानी। मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो पल्लव हो जाएगा कांची, पांड्य हो जाएगा मदुरई, यादव हो जाएगा देवगिरी और काकतीय हो जाएगा वारंगल। पल्लव हो जाएगा कांची, पांड्य हो जाएगा मदुरई और यादव हो जाएगा देवगिरी, काकतीय हो जाएगा वारंगल। बी ऑप्शन 2, 3, 4, 1। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? तो हिलेबिड और बेलूर में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? तो हिलेबिड और बेलूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो यह है हिलेबिड। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हिलेबिड है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार का विशालतम गुंबदों में से एक है? तो यह है गोल गुंबद बीजापुर। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो यह है गोल गुंबद बीजापुर। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो ये मिलान करते हैं। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबिय मकबरा, तो यह हो जाएगा बर्मन, और गोल गुंबद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। फिर से दोहरा गुंबद हो जाएगा सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा हो जाएगा शेरशाह, सत्य मेहराबिय मकबरा हो जाएगा बलबन, और गोल गुंबद हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। बी ऑप्शन 4, 1, 3, 2। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, इसका आंसर ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था मानसिंह ने। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो मानसिंह ने बनवाया था। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अदीना मस्जिद मांडू या गलत है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर या सही है, दाखिल दरवाज़ा गोंड या बिल्कुल सही है,
तीन दरवाज़ा अहमदाबाद, यह बिल्कुल सही है। तो अदीना मस्जिद मांडू, यह गलत है। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? तो यह थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे? तो यह थे क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध करें कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सहपाठियों तक, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कुछ अगर सुझाव या कुछ ऐसा कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है या और कई कौन कौन सी नई बातों को लाना है। हमने इसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग चाहें तो आप उसे ज्वाइन करके हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अधिक लाभ होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।